हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। बहुत समय के बाद फिर से मैं अपने वीडियो लेके आई हूँ क्योंकि दिवाली का एक लॉन्ग ब्रेक हो गया और आप सबने भी दिवाली को एंजॉय की होगी, मैंने भी की थी। लेकिन बेटा अब जो समय है वो वापस पढ़ने का हो गया है क्योंकि हमारे फिर से कोई ना कोई एग्जाम जो है वो पास आने वाले हैं और उन एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जो टॉपिक है एग्जाम्स के उनको अच्छे से कवर करें। तो आज मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक अलजेब्रा सिखा रही हूँ। अब अलजेब्रा कई बच्चों के लिए एकदम न्यू है, जो क्लास 5-6 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलजेब्रा जब आता है तो एकदम नया होता है। वो सोचते हैं ये क्या होता है। अलजेब्रा जो होता है ये हम सभी जानते हैं कि हम जो एबीसीडी लिखते हैं उसमें ए टू जेड तक 26 अल्फाबेट्स होते हैं और एबीसीडी स्मॉल में हम लिखते हैं ए टू जेड। ठीक है, तो इन कोई भी एबीसीडी हो उसमें 26 अल्फाबेट्स हैं। इन अल्फाबेट्स को वेरिएबल कहा जाता है और जो नंबर्स होते हैं जैसे कि 5, 2, -3, ये नंबर्स क्या हो गए? कांस्टेंट। कांस्टेंट और वेरिएबल मिलके जो अलजेब्रा के टर्म्स, कोएफिशिएंट, कई सारी चीजें इसमें आती है जो हम आज सीखेंगे कि भाई ये अलजेब्रा है क्या। और ये जो अल्फाबेट्स जो है इसमें जो यूज होते हैं इनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, इसीलिए इनका नाम क्या होता है? वेरिएबल। मतलब इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। जैसे ए का मतलब 1 नहीं होता, ए का मतलब 20 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वैसे बी भी कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से अलग अलग जो अल्फाबेट्स हैं वो कुछ भी उनकी वैल्यू निकल सकती है। तो ये वैल्यूज निकाली भी जाती है। काफी सारी चीजें हैं अलजेब्रा में सीखने के लिए। तो आज एकदम नई नई चीज जो है अलजेब्रा, जिन बच्चों के लिए एकदम न्यू है उनके लिए मैं बताने जा रही हूँ। अभी अलजेब्रा में जैसे कैसे बनते हैं, जैसे हम बोलते हैं थिंक ऑफ ए नंबर, एक नंबर सोचो। तो मान लीजिए आपने एक नंबर सोचा ए। एक नंबर है, अब ये नंबर कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, -1, -2, -3, कुछ भी हो सकता है। तो ये ए जैसे ही ये एक नंबर है, ठीक है। और अगर मैं एक लाइन आपको कहूं कि एड 5 टू अ नंबर, एक नंबर में 5 ऐड कीजिए, एड 5 टू अ नंबर। अब आपको नंबर तो पता नहीं कि कौन सा नंबर है, तो आपने नंबर को ए मान लिया, एक्स मान लिया, एम मान लिया, जो भी आपकी इच्छा आप मान सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने नंबर को माना है ए। ए के साथ हम 5 को ऐड करेंगे, ए प्लस 5। तो ये हो गया हमारा नंबर जो हमें चाहिए। अगर ऐसा कहा जाए कि सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम ए नंबर, तो सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम अ नंबर। अब इस बार ऐसा नहीं है कि हम वही ए को ही नंबर मानेंगे, हम नंबर कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए इस बार हमने नंबर माना x और x में से हमें क्या सब्सट्रैक्ट करना है? सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम x, मतलब x को आपको रखना है आगे, 2 को इसमें से करना है माइनस। तो ये आपका जो रिक्वायर्ड नंबर है वो आ गया। तो ऐसे बहुत से बन सकते हैं। जैसे देखिए मैंने आपको कहा 3/4 द नंबर एडेड टू 7, किसी नंबर का 3/4 जो है वो 7 के साथ ऐड किया गया। तो हमारे लिए स्टेटमेंट लिखा रहेगा 3/4 ऑफ अ नंबर एडेड टू 7। 7 के साथ किसी नंबर का 3/4, तो पहले तो आपको नंबर मानना पड़ेगा। लेट द नंबर इज m, लेट द नंबर इज m। अब इसका 3/4 ऑफ m दैट इज 3/4, और ये m जो ऊपर होता है इसे यहाँ इसके बगल में लिख देते हैं 3m/4। अब क्या कहा गया? 3/4 ऑफ ए नंबर एडेड टू 7। 7 में किसी नंबर के 3/4 को जोड़ना है, तो हम करेंगे 3m/4, ये हो गया 3/4 ऑफ ए नंबर, और इसके साथ ऐड करना है किसको? 7 को। या 7 के साथ इसको ऐड करना एक ही बात होती है, क्योंकि ऐड में आप 5 + 7 लिखे या 7 + 5 लिखे, एक ही बात होती है। तो ये आपका आ गया रिक्वायर्ड आंसर। और मान लीजिए अगर इसमें कुछ और हो, जैसे ऐसा बोला जाए कि सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1/3 ऑफ ए नंबर, 1/3 ऑफ ए नंबर।
तो आपको इसके लिए एक्सप्रेशन लिखना है। अच्छा, ये जो हमारा बन रहा है जैसे 3x प्लस 5, ये सब जो बन रहे हैं ये हमारे एक्सप्रेशन है। अभी इनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो 1/3 ऑफ ए नंबर क्या हो गया, मान लिया हमने नंबर क्या है, लेट द नंबर इज n, हमने मान लिया नंबर है n। अब इसका 1/3 ऑफ l दैट इज l by 3, 1 into l is l, और सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम दिस। अच्छा देखिए, ऐड में तो आपने किसी को भी पहले रखा किसी को भी बाद में रखा, सब सही है, लेकिन सब्सट्रैक्ट आपको बहुत ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि इसमें क्या बोला गया है, सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1/3 ऑफ ए नंबर। तो 1/3 ऑफ द नंबर इज l by 3, ठीक है, और इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है 2 को, तो 2 आएगा ऐसे पीछे, यानी 2 को हम इसमें पहले नहीं लिख सकते, आपको पहले ये नंबर लिखना है, उसके बाद उसमें से -2 करना है। तो दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये जो होता है ये क्या कहलाता है, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन इस तरीके से जो बना ये वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ, ये हो गया आपका एक्सप्रेशन। अच्छा, उसके बाद अगर मैं लिखूं 4xy, अब इसमें फैक्टर्स क्या क्या है, तो फैक्टर्स क्या है, 4x एंड y। 4xy के फैक्टर क्या है, 4x एंड y। आपको याद होगा मैंने जब आपको मैथ्स में भी फैक्टर्स के बारे में बताया था, तो फैक्टर्स क्या बताया था, फैक्टर्स वो होते हैं जो उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 4 भी इसको डिवाइड कर सकता है, x भी इसको डिवाइड कर सकता है, y भी इसको डिवाइड कर सकता है। आप 4 को ब्रेक करके 2 में भी लिख सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया इसके फैक्टर, मतलब वो नंबर जिनसे बन रहा है वो क्या हो गया इसके फैक्टर्स। तो ऐसे ही मैंने कहा 5ab का फैक्टर्स क्या है, तो इसके फैक्टर्स हुए 5a एंड b, इस तरीके से फैक्टर्स हो गए। अच्छा, आपका नंबर मैंने आपको बनाना बताया ही है, और एक्सप्रेशन जैसे ये 3xy - 5, ये आपका एक एक्सप्रेशन है। अब इसी एक्सप्रेशन को अगर किसी के इक्वल में लिख दिया जाए, इक्वल टू 7, तो ये आपका क्या कहलाएगा, इक्वेशन, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन आ गया, इससे बनती है इक्वेशन। अच्छा, फैक्टर्स के बाद जो नेक्स्ट चीज हमें इसमें सीखनी है वो क्या है, टर्म्स। अब टर्म्स क्या है, जैसे देखिए अगर मैंने लिखा 5xy - 3, अब मैंने कहा इसमें कितने टर्म्स हैं, तो इसमें एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, इसमें 2 टर्म्स है। टर्म्स कौन से हुए, एक तो है 5xy, फिर कॉमा आ जाएगा क्योंकि हमें अलग अलग लिखना है, 2 टर्म है, और दूसरा है -3, ये 2 टर्म है जिससे ये एक्सप्रेशन बना है। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि 5xy में 5 भी है, x भी है, y भी है, तो ये अलग अलग नहीं होते, जो मल्टीप्लाई और डिवाइड में होते हैं ये एक साथ होते हैं, प्लस और माइनस से हम टर्म्स को अलग करते हैं। जैसे इस इक्वेशन के इस एक्सप्रेशन के अंदर 2 टर्म्स हैं, एक ये। अगर मैं कहूं इसमें कितने टर्म्स हैं आप बताइए, अब इसमें कितने टर्म्स हैं आपको बताना, तो इसमें 1, 2 एंड 3, 3 टर्म्स हैं, ठीक है। और अगर मैं कहूं 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a बाय c, अब इसमें कितने टर्म्स हैं, तो ये एक ही टर्म है, क्योंकि इसमें ये जो मल्टीप्लाई है ये एक ही है। आप देखिए ना, इसको आप कैसे लिखते हैं, 5 3 जा 15 a बाय c, तो ये एक ही टर्म कहलाएगा। इसलिए मल्टीप्लाई और डिवाइड से टर्म अलग नहीं होते, टर्म अलग होते हैं माइनस और प्लस से। मतलब अगर बीच में एक माइनस है या एक प्लस है तो 2 टर्म हो गए, अगर 2 ऑपरेशन आ गए बीच में प्लस या माइनस के तो टर्म हो गए 3, अगर 3 ऑपरेशन आ गए तो 4, जितने ऑपरेशन उससे एक ज्यादा टर्म्स बन जाते हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको अगर दूं, 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b माइनस 3 मल्टीप्लाई c प्लस 5 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई x माइनस 7। अब इसमें कितने टर्म्स है अगर मैं आपसे पूछूं, तो इसमें 1 2 3 एंड 4,
क्योंकि प्लस माइनस से हमको देखना है, मल्टीप्लाई से नहीं, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया था। तो ये जो मल्टीप्लाई वाले ये पूरा एक ही टर्म कहलाएगा। तो इसमें 1 2 3 एंड 4, और मान लीजिए अगर इसमें कुछ डिवाइड में भी है लाइक दिस, तो भी ये एक ही टर्म है, ये अलग अलग टर्म नहीं है। तो इस तरीके से टर्म्स हो जाते हैं। अब इसके बाद हमको सीखना है कि व्हाट इज कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कोएफिशिएंट मतलब एक्चुअली होता है पड़ोसी। जैसे हमारे पड़ोस में कौन है, वैसे ही अगर मैं पूछूं कि x का पड़ोसी कौन है यहाँ, तो x के बगल में क्या लिखा है? 5, तो ये इसका कोएफिशिएंट, 5 इज द कोएफिशिएंट। न्यूमेरिकल नंबर जो भी मतलब रहेगा, जैसे x के बगल में 5 लिखा है, अगर 3xy है और मैंने xy का कोफिशिएंट पूछा तो दैट इज 3, या माइनस है तो -3 इज द कोफिशिएंट। मान लीजिए मैंने लिखा -7 ABC, अब इसमें -7 इज द कोफिशिएंट। अच्छा, कोफिशिएंट नॉर्मली हम किसी भी नंबर्स के लिए ही यूज करते हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होते हैं। तो जो आपको टर्म दिया है उसमें क्या नंबर है वो इसका हो गया कोएफिशिएंट। तो इस तरीके से कोएफिशिएंट हम ढूंढते हैं। उसके बाद टर्म्स मैंने आपको बताया, फैक्टर्स बताया, एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन बताया। अब इसके बाद भी लाइक टर्म और अनलाइक टर्म्स होते हैं। तो लाइक अनलाइक क्या होता है? लाइक एंड अनलाइक। अब देखिए, जैसे मैं लिख रही हूं 3x 5x 7x 8x, ये सब क्या है? ये सारे हैं लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स कैसे हुए? इनके जो अल्फाबेट्स हैं वो एक जैसे, एक ही पावर के, एक जैसे अल्फाबेट, एंड पावर भी उनके क्या होने चाहिए? सेम। नंबर अलग होंगे तो ये क्या हो गए? लाइक टर्म्स। ठीक है, अगर मैं लिखूं -3x स्क्वायर 3x 5x3 6x4, तो ये क्या हो गए? अनलाइक। अब आप बोलेंगे है तो सब में x, लेकिन सब में x होने के बावजूद भी सबके जो पावर है वो अलग अलग है। जैसे इसका पावर 2, इसका पावर 1, इसका पावर 3, इसका पावर 4। जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है उसका पावर हमेशा 1 माना जाता है। तो ये आपके क्या हो गए? अनलाइक टर्म्स। तो आपको कुछ अनलाइक एंड लाइक टर्म्स मिक्स दिए जा सकते हैं और आपको कहा जाएगा कि आप इसमें से लाइक एंड अनलाइक अलग अलग कीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया, अब इसमें मैंने आपको कहा कि लाइक टर्म्स को आप अलग कीजिए। तो लाइक टर्म देखिए, सबसे पहले हम एक्स वाई वाला ढूंढते हैं। ये एक एक्स वाई वाला है, ये एक्स वाई वाला है, ये एक्स वाई वाला, 3 एक्स वाई है। हम लिखेंगे 5xy -6xy 7xy, ये तीनों एक जैसे हैं, ये लाइक टर्म है। उसके बाद दूसरा लाइक टर्म अगर हम लेते हैं तो हम जैसे एक्स वाले ले लें, ये 5x, ये 4x और ये 6x, ये भी लाइक टर्म है। अच्छा, आप कभी भी ऐसा नहीं है कि लाइन से सबको कॉमा देके लिख देंगे, तो फिर वो तो ऐसे ही हो जाएगा। तो आपने अलग कैसे किया? या तो आप इनको ब्रैकेट में इस तरीके से लिख दीजिए, या आप इसको लिखने के बाद एक सेमी कोलन जो डालते हैं, कॉमा और एक बिंदी जो लगाते हैं वो लगा के आप दूसरा स्टार्ट कीजिए। और इससे भी अच्छा तरीका है कि आप सबको अलग अलग लिखिए, अलग अलग लाइन में। तो इससे आपका मैच नहीं होगा, मिक्सअप नहीं होगा, और आप इजीली बता पाएंगे कि कौन से लाइक टर्म है। नहीं तो आपके टीचर कंफ्यूज हो जाएंगे, अगर आपने ऐसा लिख दिया तो आपने कौन सा बताया है, तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। अब देखिए x हो गया, इसके बाद 6x3, देन -3x3, बस दो ही है क्यूब के, इसलिए दोनों आ गए, xy आ गया, सब कुछ आ गया, कुछ भी नहीं छूटा है। तो ये हमारे हो गए लाइक टर्म्स अलग। तो इस तरीके से बहुत कुछ है अलजेब्रा में सीखने के लिए, बने रहिए हमारे साथ। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और